Hello everyone, I Prabhu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English। आज के सेशन में हम लोग ग्रामर के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं और जनरली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें बोला जाता है, लेट्स क्रैम दैम, रटने के लिए कहा जाता है और हम आज तक उसे रटने की कोशिश भी करते आ रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को समझें और ये जानने की कोशिश करें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत इंग्लिश में क्यों है और ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। हालांकि अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में उतने क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको देखने नहीं मिलते, लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर आपको इफेक्टिव देखने मिलेंगे और राइटिंग में ये कहाँ रोल प्ले करता है, किस तरह से इसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए और क्या है ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। पढ़िए क्या लिखा है, आर्टिकल्स। जब भी ये शब्द हमें सुनने में आता है हमारे दिमाग में तीन बत्तियां जलती हैं, ए एन दा, राइट। बिल्कुल, हमें तीन ही वर्ड ध्यान आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स हैं क्या ये पता चल जाए तो इन्हें सीखने में मजा आएगा रटने की अपेक्षा, राइट। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ इस बात को समझाने की। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आर्टिकल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच में से ही कुछ पार्ट ऑफ स्पीच हैं, एक या दो, उनका ही काम उन्हीं की तरह काम करते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान दें। जैसे मैंने आपको याद होगा, आपको जनरली हम लोग पहले नोकिया 1100 टाइप फ़ोन आते थे, राइट। अब फ़ोन कैसे हो गए भैया, स्मार्ट। फ़ोन क्या था, नाउन, नाउन में कुछ ऐड हुआ तो क्या बना, एडजेक्टिव, हाँ या ना, राइट। अगर मैं बोलूँ कोई दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा रूम, रूम क्या है, नाउन, नाउन में ऐड हुआ क्या बन गया, एडजेक्टिव, राइट। मैंने कहा स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, 10 क्या बन गया, एडजेक्टिव। एक स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट क्या हुआ, नाउन, 1 क्या बन गया, एडजेक्टिव, राइट। अब यहाँ एक स्टूडेंट है, और भी हो सकते हैं, तो यहाँ मैं पूछूं स्टूडेंट डेफिनेट है इंडेफिनेट, कुछ भी हो सकता है। तो अक्सर हमें ये बताया जाता है कि 1 को हम ए और एन से लिख देते हैं। अभी इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा, तो हम लिख देते हैं। हमने लिखा अ स्टूडेंट, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट क्या है, नाउन, इसमें ऐड क्या हुआ, ए, तो बिल्कुल जवाब आता है एडजेक्टिव। यानी इंग्लिश में आर्टिकल्स क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव्स में भी ये विशेषकर क्या काम करते हैं, बिल्कुल ये काम करते हैं डिटरमिनर्स का। अब ये डिटरमाइन करना क्या होता है, ज्ञात करना। यानी आर्टिकल्स इंग्लिश में डिटरमाइन करते हैं, ज्ञात करते हैं कि कोई जो शब्द जिसके लिए ये आ रहे हैं वो डेफिनेट है या इंडेफिनेट है वाक्य के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, राइट। यानी आर्टिकल्स क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली एडजेक्टिव्स का, यानी ये ज्ञात कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, राइट। एक कंडीशन है जहां आर्टिकल एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, हम लोग बोलते हैं द बेस्ट बॉय इन द क्लास, बॉय क्या हुआ, नाउन, नाउन में ऐड हुआ तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जो ऐड होता है उसे आप क्या कहते हैं, एडवर्ब। ध्यान देने वाली बात, यानी एक बात आज हमें ये बात समझ लेनी है कि इंग्लिश में आर्टिकल्स एडजेक्टिव भी होते हैं एंड एडवर्ब भी हो सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट। अब मैंने कहा आर्टिकल्स क्या काम कर रहे हैं, डिटरमाइन करने का। क्या डिटरमाइन करते हैं कि कोई, बेसिकली ये किसी नाउन के लिए ही आएंगे, उस नाउन में उसका एडजेक्टिव एडवर्ब जो जुड़ा हो, राइट। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि डिटरमाइन उसे ही कर सकते हैं, राइट। तो डिटरमाइन करेंगे, क्या डिटरमाइन करेंगे कि आपका कोई नाउन सेंटेंस के अनुसार इंडेफिनेट है या डेफिनेट है। मैंने ध्यान दीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इंडेफिनेट चीज़ों से पहले आएगा, डेफिनेट चीज़ों से पहले आएगा। मेरा कहना यह है कि कॉन्टेक्स्ट यानी सेंटेंस के अनुसार कोई नाउन डेफिनेट बतानी है या इंडेफिनेट, तब जाकर हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल का, बेसिकली, राइट। यानी इंडेफिनेट आर्टिकल
डेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल कितने होते हैं? दो, एन और ए, और डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा है? द। देखिए मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये डेफिनेट चीज़ों से पहले आएगा इंडेफिनेट। हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखना है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है कि आर्टिकल्स डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करने का काम करते हैं, और ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी, राइट? जनरली किसके लिए आएंगे? किसी नाउन के लिए, या अगर उस नाउन का एडजेक्टिव या एडवर्ब वहाँ दिया है तो उसके लिए आएंगे, उससे पहले आएंगे। है बेसिक कॉन्सेप्ट किसी नाउन के लिए, राइट? कितने होते हैं? डेफिनेट, इंडेफिनेट या इंडेफिनेट, डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, सुना है बचपन से। डेफिनेट आर्टिकल द। आई होप इतना तो आपको पता है, और नहीं पता है तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि हम आर्टिकल क्यों यूज करें। या मैं अभी आपसे कहूँ हम डेफिनेट आर्टिकल की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेट आर्टिकल की, राइट? मैं इसे इरेज करता हूँ और हम चीज़ों को ज़रा समझते हैं। ध्यान देना, चीज़ों को समझना। देखिए जितना चीज़ों को आप समझेंगे उतना अच्छा है। हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का। हर चीज़ के बारे में मैं बारीकी से आपको बताऊँ, राइट? जब तक आपका सेशन कंप्लीट ना हो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए ये रह गया, मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों आता है, राइट? तो हम बात कर रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की, और इंडेफिनेट आर्टिकल में हमें दो आर्टिकल मिलते हैं, ए और एन। अच्छा ज़रा समझिए इंपॉर्टेंट बात, इंडेफिनेट आर्टिकल की नीड क्यों हुई? हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, और दो क्यों है भाई? एक से काम, जब जैसे द था तो इससे काम चल जाता, ये दो क्यों है? तो पहली बात, धीमे धीमे चीज़ों को समझें और जानने की कोशिश करें। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, और इंग्लिश में भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड है कि कब आपको ए बोलना है, कब एन। उसका रीज़न क्या है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। जैसे जनरली जो इंग्लिश यानी ब्रिटिश लोग हैं उनके सामने एक क्वेश्चन आता है, जनरली सबके सामने नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा, ध्यान दीजिएगा, अम्ब्रेला। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। अब हमने बचपन से पढ़ा है भैया कि वाउल से पहले, वाउल्स यानी वाउल साउंड से पहले, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना? ए ई आई ओ यू, वाउल साउंड से पहले हम एन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं जरा समझिए। इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन कीजिए, क्या आ रहा है? अम्ब्रेला। अब मैंने आपसे पूछा कौन सा अम्ब्रेला पता है क्या? या विश्व में एक ही अम्ब्रेला है, दूसरा नहीं हो सकता? अम्ब्रेला और भी हो सकते हैं या नहीं, पहले बात ये। यहाँ से हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि एक ही है, मतलब विशेषकर ये निश्चित ही है, कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा तो नहीं है। मैंने आपसे पूछा अम्ब्रेला कोई और भी हो सकता है इसके अलावा, तो बिल्कुल आपका जवाब आएगा हाँ हो सकता है सर। तो इसका मतलब ये अम्ब्रेला डेफिनेट है या इंडेफिनेट पता चल रहा है? नहीं, इसका मतलब इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेट इसे दर्शाने के लिए हमें किस आर्टिकल की ज़रूरत है? इंडेफिनेट आर्टिकल की। ध्यान दीजिए। अब बात आती है हम इससे पहले ए लिखें या एन। हमें नहीं मतलब एन से, हमें तो लगे ए ही लिखें, तो हमने लिखा है इसको ए। अब इसका आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यानी आप जब प्रोनाउंस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वर्ड को, आपको वो स्पेस ही नहीं दिख रहा है इंडेफिनेट बताने के लिए। तो यही कारण है ग्रामेरियंस को एक वजह मिली कि इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड तो सही आ ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम इसको इंडेफिनेट बता पाएं। तभी उन्हें एक और शब्द की ज़रूरत हुई और वो क्या बन गया? एन। अब हमने ए को किस में बदल दिया? एन में। अब आप इसको प्रोनाउंस कीजिए, क्या हुआ? एन अम्ब्रेला। आई होप यू पीपल आर गेटिंग। ये प्रोनाउंसिएशन की नीड है जिससे उस शब्द को आप इंडेफिनेट बता पाओ उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, राइट? तो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की कि वाउल्स, या मैं कहूं वाउल साउंड से पहले हम किसका यूज करते हैं? एन का। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, इसके अलावा जो भी आपके कॉन्सोनेंट्स बचते हैं उनसे पहले क्या आता है? ए। अब वाउल को थोड़ा और क्लियर करें। देखिए वाउल, जैसे मैंने आपने फोनेटिक्स सुने? फोनेटिक्स में जैसे मैंने एक वर्ड यहां लिखा, ध्यान दीजिएगा,
क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए क्या है, यूरोपियन, यू। अब देखिए दिमाग में आता है यू आ रहा है, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो यू को कैसे लिखा जाता है, वाई यू। अब ये वाई क्या बन गया, फोनोलॉजी के अनुसार वाई क्या बन गया, कॉन्सोनेंट। और यही कारण है भले ही ई आ रहा है लेकिन इसका साउंड वाउल नहीं आ रहा, और इसीलिए यूरोपियन से पहले हम किसका यूज करते हैं, ए का। यूनिवर्सिटी, आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट राइट। अब ये हम इतना फोनेटिक्स तो याद रख नहीं सकते, इसीलिए हम ये बात ध्यान रखें, हिंदी में क्या है भैया, पढ़िए, स्वर उच्चारण। स्वर उच्चारण यानी अ से लेकर औ तक जिस शब्द का उच्चारण हिंदी में, हिंदी के अनुसार स्वर हो, अ से लेकर औ तक, उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। और इसके अलावा व्यंजन उच्चारण से पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का। बहुत ही मामूली सी बात है, रटना नहीं है। हम हिंदी क्यों लेकर आ रहे हैं, देखिए कॉन्सेप्ट इंग्लिश का हिंदी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में बेहतर करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने हिंदी सीखी, बिल्कुल नहीं, वो अपनी फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हम हमारे फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारे लिए जो ज़्यादा ईजी है वो ये, राइट। बात समझ में आ रही होगी आपको, प्रोनाउंसिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब इंपॉर्टेंट बात, अम्ब्रेला एक है एक से ज़्यादा, यानी अगर मैं पूछूं यहाँ अम्ब्रेला जो वर्ड लिखा है वो सिंगुलर है, तो इंपॉर्टेंट बात, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कैसे नाउन के साथ होगा, सिंगुलर। अच्छा एक बात बताइए, वाटर से पहले ए आ सकता है क्या, जल्दी सोचिए। इंडेफिनिट तो ये भी है। अब जरा दिमाग लगाओ, हम इंडेफिनिट किसी चीज को कब बोलेंगे, जो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। आंसर मिल रहा है, यानी जो एक से ज्यादा है वही तो इंडेफिनिट होंगी। अब मैंने आपसे पूछा वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं भैया, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम वाटर से पहले ए और एन नहीं लिखेंगे। तो आपको आंसर मिल रहा होगा कि सिंगुलर के साथ साथ क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन। अच्छा दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने तो कहा, हमने तो यही पढ़ा ए और एन का मतलब एक है। देखिए मैं आपकी बात को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं आप एक क्यों लिख रहे हैं, आप उसे क्यों मान रहे हो। ए मतलब हमने ये बात खुद को समझा दी कि उसकी तरह दूसरी चीज भी है, तभी ये लिख रहे हैं। अगर दूसरी चीज नहीं होती तो क्यों लिखते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं यहां मैंने लिखा बॉयज, देखिए चीजों को समझिएगा बस। बॉयज काउंटेबल नाउन है, लेकिन कैसी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल, हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछूं क्या इससे पहले ए और एन आ सकते हैं, तो आप तो बोल दो कि सर एक हो गई नहीं बॉयज का। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बॉयज मतलब लड़के जिसमें सब शामिल हो गए। तो जब शामिल सब हो गए तो दूसरा कोई बचा ही नहीं ना। और यही कारण है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज नहीं करते, इंडेफिनिट आर्टिकल का। ये कॉन्सेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए। मैं आपको रटा नहीं रहा कि प्लूरल से पहले नहीं आएगा, पूछो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब शामिल हो गए तो दूसरा कुछ बचा ही नहीं। और जब सिंगुलर काउंटेबल हुआ तब पॉसिबिलिटी है। अब आप समझ पाएंगे कि ये एग्जाम्पल हमें बचपन से पढ़ाया गया, ही इज बॉय और दूसरा ही इज अ बॉय। हम एक क्यों लिखें। अब देखिए ये चीज आप खुद से पूछो, अगर ए का मतलब एक होता है राइट, तो बॉय माने तो लड़का एक ही होगा ना, लड़का एक ही तो हुआ, लड़के ज्यादा हुए। बात समझ में आ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बॉय का मतलब ही जब एक है तो हम उसके साथ ए बोलकर उसे एक क्यों बनाए। यहां ए बस क्यों यूज हो रहा है, जस्ट टू मेक दिस नाउन इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। समझिए इस चीज को, वाक्य के अनुसार उस बॉय को क्या करना चाहता है वो, इंडेफिनिट। चूंकि सिंगुलर है उसकी तरह और भी हो सकता है, तो इसीलिए पहला हम गलत मानते हैं, दूसरा सही है, क्योंकि बॉय और भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। यानी ए और एन का यूज हम कहां करेंगे, नाउन आपका क्या हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लूरल काउंटेबल के साथ नहीं आएगा क्योंकि सब शामिल हो गए, ना ही किसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ, राइट। ए और एन प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आप ध्यान रखें, स्वर और व्यंजन। स्वर उच्चारण है तो एन और व्यंजन उच्चारण है तो ए। आई होप आपको ये बात समझ आई हो। क्लियर, आगे बढ़े, इरेज करता हूं।
राइट। तो इंडेफिनिट आर्टिकल किसी भी चीज को क्या बताएगा, इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट किस चीज को बताएगा, जो एक से ज्यादा होगी, है या ना। तो बस इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक अब इसका यूज मैं आपको और बताता हूं, जैसे समझिएगा। अब लॉजिक क्या कहता है वो जरा देखते हैं। जनरली एक से ज्यादा कौन सा नाउन हो सकता है आपका, ध्यान दीजिए इन चीजों पर। जनरली वो नाउन कैसा हो, कॉमन, जो कॉमन होगा वही तो एक से ज्यादा होगा। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम प्रॉपर नाउन से पहले किसका यूज नहीं करते, ए और एन का, क्योंकि वो तो निश्चित हो ही गया। बात समझ में आ रही है। कॉमन नाउन से पहले क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक से अधिक हो सकते हैं। अब जरा ध्यान दें और इस बात को समझें। मैंने आपको ये बात एक पहले भी बता चुका हूं, मैं एक एग्जाम्पल फिर से वही दूंगा, लेकिन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। घर पे फादर नहीं है, उनसे कोई मिलने उनका दोस्त आता है, आप उस दोस्त को नहीं जानते, तो आपकी जिम्मेवारी क्या कहती है, आप उनसे उनका नाम पूछें और ये बताएं कि फादर है नहीं, जब आएंगे तो बता दूंगा मैं कि आप मिलने आए थे, राइट। उन्होंने अपना नाम बताया, मिस्टर वर्मा, वो चले गए। आपके फादर वापस आते हैं और फादर ने आते से ही पूछा कोई मिलने आया था क्या। अब चूंकि आप उन व्यक्ति को नहीं जानते, आप क्या बोलोगे, कोई एक मिस्टर वर्मा मिलने आए थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या कहा, मिस्टर वर्मा तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन आप उस प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आपके लिए तो वो प्रॉपर नाउन क्या बन गया, कॉमन नाउन। तभी तो आपने कहा कोई एक मिस्टर वर्मा मिलने आए थे। यानी बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए वो जो नाउन था वो कैसा हो गया, बिल्कुल अननोन। यानी जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्रॉपर होने के बावजूद स्पीकर के लिए क्या है, अननोन, और अननोन हुई तो उसके लिए क्या हुई, कॉमन, तो कोई और भी मिस्टर वर्मा हो सकता है। तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन से पहले भी हम किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडेफिनिट हो गया वो बोलने वाले के लिए। इसीलिए क्या बोलेंगे, मिस्टर वर्मा केम टू मीट यू व्हेन यू वर इन आगरा। जब आप आगरा में थे तब आपसे मिलने आए थे। तो अब ये ए क्या शो कर रहा है, इंडेफिनेट होना। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वाक्य के अनुसार इंडेफिनेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, वाक्य के अनुसार ये इंडेफिनेट हो गए मिस्टर वर्मा, इसीलिए अब हमें किसका यूज करना पड़ा, ए। ध्यान दीजिए इन छोटी छोटी चीजों पर, यही इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये आपको समझना है, रटना नहीं है, राइट। अब एक जनरली आपने सुना होगा कि एक्सप्रेशन होता है, सुना है, जैसे सच नाइस कार। ध्यान दीजिए, सच हो गया एक पार्ट ऑफ स्पीच, नाइस क्या हो गया, एडजेक्टिव, और कार भैया कौन सी नाउन हो गई, सिंगुलर काउंटेबल, हाँ या ना। अब आप देखिए फिर से आप किसकी बात कर रहे हो, सिंगुलर काउंटेबल, एडजेक्टिव आ गया, तो इसके लिए आप यहां क्या लिखोगे, ए या एन। लॉजिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए आपका सेंटेंस, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल भी लिखूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर इसका अबव एग्जाम्पल, राइट, क्या बन जाएगा, जैसे मिस्टर कपूर has not seen such a nice car ever। तो आप देखेंगे यहाँ आपको ये बात समझ आ रही होगी, ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमने यहाँ क्या यूज किया, तो ध्यान रखिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को। जो लोग स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं वो ऐसे समझ लें कि सच के साथ ए और एन, इंडेफिनिट आर्टिकल, और आगे क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। मैं इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, राइट। देखिए कॉन्सेप्ट है चीज़ों में और कुछ नहीं। आइडिया का ऐड देखा है, पहले वाला ऐड आता था, अब तो वी हो गया है ना, वोडाफोन और आइडिया। पहले वाला जो ऐड आता था तो अभिषेक बच्चन साहब बोलते थे ना, व्हाट एन आइडिया सर जी,
क्या कहा उन्होंने? वॉट एन आइडिया सर जी, और एक्सक्लेमेटरी साइन। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। ये ऐसा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी अगर आपको सिंगुलर नाउन दिखता है तो वहां भी आप किसका यूज कर रहे हैं? ए या एन का। जैसे किसी बैट्समैन ने एक बहुत शानदार शॉट मारा, कमेंटेटर अक्सर बोलता है व्हाट अ नाइस शॉट, राइट? तो एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? ए और एन का। चीजों को समझ लीजिए जितना अच्छा है, राइट? अब अगर मैं आपसे कहूं, आपने एक सेंटेंस, जैसे मैंने बोला ही वॉज सो काइंड मैन दैट ही हेल्प्ड every needy person। पढ़िए जरा क्या लिखा है, he was so kind man। अब देखिए मन आता है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखिए काइंड मैन आ रहा है, तो एक मन बोलता है कि यहाँ आप लिखो ए या एन, जो आप लिखना चाहते हो। काइंड आ रहा है तो ये लिखेंगे, तो he was so a kind man, ऐसा काइंड मैन हो जाएगा वो। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि सच आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले, लेकिन सही मीनिंग देने के लिए अगर सो आए या क्या आए, टू, तो ध्यान दीजिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव, उसके बाद ए और एन, फिर जाकर आपका कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिए इस चीज को, सही मीनिंग कन्वे करने के लिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्म आपको ध्यान देना है। इसीलिए यहां ये ना आते हुए क्या होगा? ही वॉज सो काइंड अ मैन, राइट, दैट ही हेल्प एवरी नीडी पर्सन। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सो हो चाहे टू हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करनी, राइट? अब मैं आपको एक पॉइंट छोटा सा बता देता हूँ ए और एन के बारे में, है ना। ए और एन का यूज हम फ्रेजल एक्सप्रेशंस में करते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वो एक ईडियमेटिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं, एक फ्रेज हो जाते हैं, उन कंडीशन में यूज करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा छोटे मोटी चीजें, तो जैसे अ लॉट ऑफ, राइट, मैंने कहा मेक अ नॉइज। अब देखिए नॉइज तो यहाँ अनकाउंटेबल था, लेकिन मेक अ नॉइज एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। वहां फ्रेजल एक्सप्रेशंस में हम किसका यूज कर सकते हैं? करते हैं ए और एन का, है ना। टेल अ लाई, अ ग्रेट मैनी, a large number of, a number of, at a stone's throw, right, in a fix, pay a visit, in a hurry, in a good/bad mood, right, being an MBA MSc। अब यहाँ पर MBA MSc किस कोर्स, व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने डिग्री को होल्ड कर लिया है, कोई और भी हो सकता है, राइट। मेक अ नॉइज हो गया, इन अ फिक्स हो गया, अ मैटर ऑफ चांस, राइट। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, ये इडियोमेटिक या कैसे एक्सप्रेशन है? फ्रेजल एक्सप्रेशन। इसीलिए इनमें हम किसका यूज कर सकते हैं? ए और एन का, है ना। अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, अ ग्रुप ऑफ समथिंग, राइट। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, पढ़िएगा, यू विल गेट टू नो कि एक्सप्रेशन है, इसीलिए हम इनको इस तरह से बोलते हैं। आई होप आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो।
अब हम कुछ डिफरेंसेस ए और एन के द से कैसे हैं, और कब द लिखना है, कब ए और एन नहीं लिखना है, या कब लिखना है, या कब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वो आने वाले सेशन में ज़रा कन्वे करने की कोशिश करेंगे, राइट। आई होप आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी क्वेरीज हैं कमेंट्स में बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।